इस वीडियो में हम लोग समझेंगे चैप्टर 8 के बारे में, जो हम लोगों को बताएगा एयर या विंड्स के बारे में। फिर स्टॉर्म्स जानेंगे कि थंडर स्टॉर्म्स क्या होता है, और फिर साइक्लोन्स के बारे में जानेंगे। और ढेर सारा एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोग ये समझेंगे कि एयर का क्या क्या खासियत है, वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग समझ लेंगे कि एयर कैसे एक्सपेंड होता है, उसको गर्म करने पर कैसे उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन्स कैसे बनता है और उससे क्या क्या डिस्ट्रक्शंस कॉज किया जा सकता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे स्टार्ट करो। सबसे पहले ये हम लोग समझ लें कि 1999 में, यानी कि जितना बच्चा अभी शायद देख रहे होंगे, उनके जन्म से पहले, उनके डेट ऑफ बर्थ से पहले उड़ीसा में बहुत बड़ा साइक्लोन आया। और साइक्लोन में जो हवा था उसका जो स्पीड था वो 200 किलोमीटर पर आवर था। अब इतने स्पीड से हवा आने के कारण करीबन 45,000 हाउसेस ख़त्म हो गए, उड़ गए। ठीक है, और लगभग 7 लाख पीपल, उनका जो हाउस था, उनका जो घर था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, 29 अक्टूबर को इनफैक्ट फिर दूसरा साइक्लोन आया। इस बार 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, और वो भी उड़ीसा में ही आया। और उसके साथ साथ एक 9 मीटर हाई वाटर वेव्स था, और इसके कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई। बहुत सारे चीज़ जो इंसानों ने बनाया था वो डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर लिया गया। ये देखो, आप अगर आपको कुछ समझ में आए तो समझो कि ये वाला जो एरिया है ये है उड़ीसा। ठीक है, और यहाँ पर आया था साइक्लोन, और इस एरिया में बहुत ज़्यादा हवा चला था, और इस कारण से बहुत तेज़ हवा चला था। इस कारण से वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ था, और काफ़ी लोग तो मर ही गए थे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि विंड का मतलब होता है मूविंग एयर। जब एयर मूव कर रहा हो तो उसको बोलते हैं हम लोग विंड। अब यहाँ पर जो 260 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में एयर चल रहा था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विंड। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है कि एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, यानी कि एयर हम लोगों के ऊपर प्रेशर हमेशा एग्जर्ट करता है। इसके लिए आपको एक बहुत सुंदर सा एक्टिविटी दिया हुआ है। इसमें क्या करो आप कि कोई भी, इनफैक्ट ये टीन वाला एक्टिविटी है, ये थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, तो दूसरा एक्टिविटी हम लोग दे देते हैं। ठीक है, उसमें क्या करो, कोई प्लास्टिक बॉटल आपके घर में होगा, उसको ले लो, उस प्लास्टिक बॉटल को, उसमें गरम गरम पानी भर दो। ठीक है, गरम गरम पानी भरने के बाद उस प्लास्टिक बॉटल में जो गर्म पानी है उसको निकाल दो, और गर्म पानी को खोल दो। ठीक है, ख़त्म कर दो। उसके बाद जो प्लास्टिक बॉटल का ढक्कन था, उस खाली बॉटल में ढक्कन लगा दो, और उस बॉटल को ठंडे ठंडे पानी में, बहता हुआ ठंडा पानी में, नदी में या फिर कोई पानी बह रहा हो, उसमें जा कर के उसको रख दो। क्या होगा कि आपका जो प्लास्टिक बॉटल है उसका शेप चेंज हो जाएगा, और उसमें कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो या फिर दूसरा आपका जो एक्सरसाइज है, या आप सोचो कि जब आपका साइकिल में हवा नहीं रहता है तो आप क्या करते हो, उसमें हवा भर देते हो। ठीक है, जब हवा टाइट हो जाता है तो आपका साइकिल सही से चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ट्यूब में बहुत ज़्यादा हवा हो जाता है तो क्या होता है, ट्यूब फट जाता है ना। बहुत बार होता है ट्यूब जो है वो फट जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हवा हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करता है, हमेशा वो प्रेशर लगाता है। ठीक है, हवा के इसी प्रेशर के कारण हम लोग देखते हैं कि पेड़ का जो पत्ता है वो हिल रहा है, बैनर्स जो टंगे होते हैं वो हिल रहे होते हैं, फ्लैग जो है वो हिल रहा होता है ना, फ्लटर कर रहा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि हवा जो है, हवा के कारण हम लोगों को ये समझ में आता है कि वो प्रेशर लगा रहा है, इसलिए वो चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, अपना वो नेचुरल चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि हवा में प्रेशर है। आप 2-3 एग्जाम्पल और सोचो कि ऐसा क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि जब आप दौड़ते हो तो आपका बाल जो है, अगर आपके पास बाल है तो वो उड़ने लगता है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका हवा जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इसी प्रकार का आप 3-4 एग्जाम्पल सोचो, और उस एग्जाम्पल को सोचने के बाद कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इससे हम लोग एक चीज़ को समझ गए कि एयर
एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है कि हाई स्पीड विंड जो है उसको रिड्यूस्ड एयर प्रेशर एकम्पनी करती है, यानी कि हाई स्पीड अगर विंड चलेगा तो उसके साथ साथ हवा का जो प्रेशर है वो भी घट जाएगा। ठीक है, तो ये जानने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। एक खाली बॉटल ले लो, अपना स्कूल का बॉटल, उसमें छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लो, उसको गोल गोल करके बॉल साइज का बना दो, और वो जो कागज़ का टुकड़ा होगा वो बहुत छोटा होना चाहिए ताकि वो बॉटल में अच्छी तरीके से घुस जाए। ठीक है, अब उस बॉटल में ये कागज़ का टुकड़ा यहाँ पे रखो। ठीक है, स्टार्टिंग में उसके माउथ के पास, और उसमें आप अपना फूंक मारना शुरू करो, बहुत ज़ोर ज़ोर से फूंक मारो, ताकि ये जो टुकड़ा है कागज़ का, ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है ये अंदर जा सके। ठीक है, ये टुकड़ा अंदर जा सके। आप देखोगे कि ये टुकड़ा अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जब आप बहुत ज़ोर ज़ोर से फूंक मारते हो ना, तो यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से जब आप फूंक मार रहे हो तो उसका जो प्रेशर है वो कम है, क्योंकि हवा में यहाँ पर बॉटल के एंड में जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है। ठीक है, इसलिए ये जो कागज़ का टुकड़ा था ये अंदर नहीं घुस रहा है, क्योंकि ये लो प्रेशर है यहाँ पर हाई प्रेशर है, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, या दूसरा एक एक्टिविटी ले लेते हैं। इसमें क्या करो, दो बैलून्स ले लो, दो बैलून्स में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो। ठीक है, और दोनों बैलून्स में फुक्का मार मार के उसको फुला दो, और 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक यहाँ एक कोई भी स्ट्रिंग से, यानी कि एक कोई भी सूता से या फिर कोई भी रस्सी से दोनों को बांध दो, और फिर बांध देने के बाद इन दोनों बैलून्स के बीच में फूंक मारना स्टार्ट करो। फिर देखो क्या होता है। तो होगा दरअसल ये कि जब दोनों बैलून्स के बीच में आप फुक्का मारना स्टार्ट करोगे ना, तो ये दोनों बैलून्स जो है एक दूसरे के पास आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बैलून्स के बीच का जो एयर का जो प्रेशर है वो कम है, और बैलून्स के अंदर का जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर हम लोग जैसे पढ़े थे अभी, हवा क्या करेगी, हवा हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर आएगी, इसलिए दोनों बलून्स एक दूसरे के पास जा रहा है। अब तीसरा हमारे पास एक्टिविटी ये था कि एक छोटा सा लंबा ऐसा स्ट्रिप ले लो पेपर का, और उसको अपने मुंह से माउथ से ब्लो करना स्टार्ट करो, उसको फूंकना स्टार्ट करो। फिर देखो क्या होता है। तो दरअसल होता ये है उसमें कि जो आपका पेपर था वो ऊपर चला जाएगा, है ना, पेपर का स्ट्रिप ऊपर चला जाएगा, और फिर कुछ इस प्रकार का आपको दिखने को मिलेगा जब आप इस तरह ब्लो करोगे। ये देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये पेपर का स्ट्रिप इस तरह बन जाएगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जब आप फुक्का मार रहे हो ना, तो यहाँ पर मतलब कि पेपर तो ये है अपना, ठीक है, पेपर के ऊपर का जो एयर का प्रेशर है ना, वो पेपर के नीचे का प्रेशर से कम है। ठीक है, इसलिए ऊपर उठ रहा है। तो हम लोग ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जब भी विंड का स्पीड ज़्यादा हो रहा था तो उसका जो एयर का प्रेशर था वो हमेशा कम हो गया, क्योंकि हम लोग बैलून्स वाले में भी देखे, क्योंकि जब हम लोग बैलून कर रहे थे तो हम लोग फूंक रहे थे, और यहाँ पर क्या हो गया था, एयर प्रेशर कम हो गया था, यहाँ पर हम लोगों ने फूंका। दूसरा, हम लोग जब बॉटल्स वाला कर रहे थे तो उसमें भी क्या हुआ था कि जब हम लोग जब फूंका मार रहे थे तो यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूस एयर प्रेशर, इसलिए ये जो कागज़ था ये हमारा अंदर नहीं घुसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब विंड स्पीड जब इंक्रीज़ हो जाता है तो एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। दूसरा चीज़ हम लोग ये जाने कि हवा जो है वो हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो की ओर बहेगा। ये चीज़ हमेशा नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एयर का प्रेशर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा मूव करेगा। तो हम लोगों ने दो चीज़ देखा, पहला क्या देखा कि एयर
प्रेशर एक्सर्ट करता है, और दूसरा देखिए हम लोग एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आता है। अब हम लोग जानते हैं कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, जब एयर को हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड करता है। इसके लिए भी अब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, एक्टिविटीज़ देखते हैं और फिर समझते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट्स में ये बता रहा है कि 3 बीकर लेंगे, इसमें एक में गर्म पानी रखेंगे, दूसरे में भी गर्म पानी रखेंगे और तीसरे में एकदम ठंडा पानी रखेंगे। फिर टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, और इसके मुंह पे ट्यूब के मुंह पे बलून्स को बांध दिया जाएगा, ठीक है, बलून्स को बांध दिया जाएगा। अब पहला वाला जो है बैलून्स, उसको हम लोग क्या किया, बॉइलिंग ट्यूब में उसमें हम लोग बैलून ट्यूब में अच्छी तरीके से उसको नहीं घुसा है। दूसरे वाले में हम लोग बैलून ट्यूब में उसको अच्छी तरीके से घुसा दिए हैं, बलून ऊपर है, ठीक है। और तीसरे में भी सेम कहानी है कि हम लोग ट्यूब को अच्छी तरीके से पानी वाले आइस कोल्ड वाटर में, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में उसको डाल दिए। अब आप देख सकते हो कि होता क्या है, जिसमें गर्म पानी था उसमें बलून फूल गया थोड़ा सा, ठीक है, और जिसमें बहुत ठंडा पानी था उसमें कुछ नहीं हुआ और इसमें भी कुछ खास नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि जब भी जो हवा था, ठीक है, जो एयर था वो गर्म होने के कारण, यहाँ पर एयर तो गर्म हो गया ना, इस कारण से वो एक्सपेंड किया और यहाँ पर बलून फूल गया। अब दूसरा एक्टिविटी देखते हैं। एक पेपर कप ले लो, 2 पेपर कप, इनफैक्ट 2 पेपर कप ले लो और दोनों को एक स्ट्रिंग से टाई कर दो, नीचे में जला दो कैंडल, एक में जला दो कैंडल, ठीक है। यहाँ पे गर्म हवा जब ऊपर जाएगा तो आप देखना कि ये ऊपर चढ़ जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। क्या होगा, पेपर कप ऊपर उठ जाएगा और ये नीचे ही रहेगा। इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो वार्म एयर था वो कोल्ड एयर से हल्का होगा, ठीक है, तब ना वो ऊपर उठ गया, है ना। एक और आपको एग्जांपल देते हैं। हॉट एयर बलून के बारे में आपने सुना होगा कभी ना कभी, है ना। हॉट एयर बलून में क्या होता है ना, नीचे में आग लगा रहता है, ठीक है, कहीं पर, और उससे गर्म हवा इसमें भर जाती है पूरा। चूँकि हॉट एयर बलून में गर्म हवा भर जाता है, इसलिए हॉट एयर बलून हमारे ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, क्योंकि वार्म एयर हमेशा कोल्ड एयर से लाइटर रहता है, हल्का रहता है, और इसलिए वार्म एयर हमेशा कोल्ड एयर से ऊपर उठेगा, ठीक है। हम लोगों ने जब चैप्टर 4 पढ़ा था तो उसमें एक टर्म पढ़ा था, कन्वेक्शन इन एयर। उसमें क्या देखे थे कि जो गर्म हवा जब ऊपर उठता है तो वहाँ जगह खाली हो जाता है और उस जगह को भरने के लिए आ जाता है कोल्ड एयर, ठीक है। गर्म हवा ऊपर उठ के इधर चला गया, कोल्ड एयर यहाँ पर था, वो कहाँ चला गया, यहाँ पर हॉट एयर के पास, इस जगह को भर दिया। अब गर्म हवा कहाँ आ जाएगा, साइकिल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से एक चक्र चलते रहता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं विंड करेंट्स, और विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अब अर्थ सरफेस का अनइवन हीटिंग के कारण कैसे विंड जो है वो जनरेट होता है उसके बारे में देखते हैं। पहला अनइवन हीटिंग बताया जा रहा है इक्वेटर और पोल के बीच में। अब इक्वेटर और पोल कहाँ है भाई, तो देखिए ये वाला एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं पोल्स। ये हो गया पोल, ये हो गया पोल, और ये हो गया इक्वेटर, ओके। तो देखिए यहाँ पे, तो जैसे आपको पता है कि सूरज भगवान का जो ज़्यादातर हीट है वो इस एरिया में पड़ता है, वो मेनली आपका इक्वेटर में पड़ता है, ठीक है। अब ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये 0 से 30 डिग्री इसको बोलते हैं। यहाँ ले लो 30, ठीक है, ये हो गया 30 और ये हो गया 0 डिग्री। तो 0 से 30 वाला एरिया, चूँकि ये हवा यहाँ पर गर्म है तो हवा क्या होगा, ऊपर उठेगा, ठीक है। तो यहाँ से हवा जो है ऊपर उठना शुरू हो गया, और इस एरिया का जो हवा है वो इस एरिया के तुलना में, इस एरिया के कंपैरिजन में ठंडा है। हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट में जाना कि जो गर्म हवा है वो उठ करके ज़्यादा हाई हो जाएगा, वो ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठ गया। अब कोल्ड एयर क्या करेगा, यहाँ पर आकर के इसका जगह लेना शुरू कर देगा, यानी कि इक्वेटर का जगह लेना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इक्वेटर अगर है तो यहाँ से गर्म हवा उठना शुरू हो गया और यहाँ पर इस एरिया में गर्म ठंडा हवा इक्वेटर पे आना शुरू हो गया, क्योंकि उसको गैप भरना होगा, ठीक है। अब
पोल्स में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि पोल्स में बहुत ठंडी रहती है, इसलिए यहाँ का हवा बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। ठीक है, अब ये हवा जो ठंडा है वो इस एरिया के हवा से ज़्यादा ठंडा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है और इस एरिया में सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि इस एरिया का यानी कि 60 डिग्री वाला एरिया का जो हवा है, यहाँ से यहाँ तक का जो हवा है वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वार्म एयर है इससे। अब जैसे ये ऊपर उठा, जैसे ये अपना जगह खाली किया, पोलर एरियाज़ का जो हवा जो काफ़ी ठंडा है वो आकर के इसका जगह लेना शुरू कर देगा। ठीक है, 30 से 60 डिग्री वाले लैटिट्यूड में जो एरिया है वहाँ पर ये अपना जगह आकर के लेना स्टार्ट कर देगा। और इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ठंडा हवा कैसे चलता है। एक और हम लोग समझ जाएं अच्छी तरीके से, ये है हमारा इक्वेटर, ये है 30 डिग्री, ये है और ये है 60 डिग्री और ये है लैटिट्यूड पोलर। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, यहाँ से उठा इस एरिया में और ये आ गया इधर। ठीक है, ये 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री है और ये पोलर है, ये भी पोलर है। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। सॉरी, कॉल आ गया था उसके लिए। बट यहाँ पे भी हम देखते हैं तो जीरो जो हमारा इक्वेटर है यहाँ पर गर्म हवा ऊपर उठा, तो 30 डिग्री क्योंकि यहाँ पर रिलेटिवली कोल्ड है इसलिए यहाँ पर ये हवा आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये था हमारा 30 डिग्री। अब 60 डिग्री वाला बात करें तो यहाँ पर पोल में बहुत ठंडा हवा है और यहाँ पर जो हवा है वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हवा इसके मुकाबले गर्म है, तो ये हवा ऊपर उठना स्टार्ट होगा और यहाँ से पोलर रीजन से हवा अंदर आएगी और यहाँ से ये वाला हवा चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो एयर सर्कुलेशन है वो पूरा हुआ। ठीक है, कैसे हुआ, तो यहाँ पर इस एरिया से हवा उठता है तो यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से हवा अंदर आ रही है, ये रीजन से हवा ऊपर उठ रहा है, क्योंकि इस रीजन के कंपैरिजन में ये रीजन ज़्यादा गर्म होगा और ये पोलर है, हम लोग जानते हैं बहुत ठंडा रहता है, इसलिए ठंडा हवा जो है इसको गैप को भरने के लिए आ गई और हमारा सर्कुलेशन पूरा हुआ। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आप सोच रहे होंगे शायद कि हवा हमेशा सीधा क्यों नहीं ट्रैवल कर रहा है। ऐसा इसलिए, याद करो हमारा सूर्य, हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है वो हमेशा रोटेट करते रहता है, इसलिए हवा सीधा नहीं बल्कि डायरेक्शन में उसका चेंज रहता है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो हमारा विंड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे ट्रैवल करता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो हम लोग समझ गए कि अलग अलग रीजन, खास करके पोलर रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, 60 डिग्री और 30 डिग्री कैसे अलग अलग हीट होता है और उस तरह से कैसे हवा चलता है। अब हम लोग जानते हैं कि लैंड और वाटर कैसे अलग अलग हीट होता है और उस कारण से हवा बहती है। ठीक है, देखो गर्मी के सीज़न में जो लैंड है, खास करके इक्वेटर के पास वाला लैंड जहाँ पर हम लोग रहते हैं, भारत देश इक्वेटर के आसपास का लैंड में रहता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, ओशियंस के वाटर के मुकाबले। तो जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है हमारा लैंड, तो वहाँ से क्या होता है, हमारा हवा जो है ऊपर उठ जाएगा और ओशियन के वाटर के मुकाबले वो ओशियन का जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा और ओशियन का वाटर अब क्या होगा, लैंड की ओर आएगा। लैंड की ओर आएगा यानी कि इंडिया की ओर आएगा। अब इंडिया की ओर आएगा तो वो विंड बन जाएगा और उसको हम लोग बोलेंगे मॉनसून विंड, और उसी कारण से हमारे इधर बारिश भी काफ़ी होता है। ठीक है, विंटर में क्या होता है, तो ये इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ठंडा महीना में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि ओशियन जो है वो गर्म रहता है और लैंड जो है वो बहुत ठंडा हो जाता है जल्दी जल्दी। इसलिए अब क्या होगा कि ओशियन का हवा वहीं पर ऊपर उठ जाएगा और लैंड वाला जो हवा है वो चला जाएगा ओशियन की ओर। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन यहाँ पर रिवर्स हो जाता है और लैंड टू द ओशियन विंड्स बहना स्टार्ट कर जाता है। अब मॉनसून हवा के बारे में जब हम लोग बात किए तो मॉनसून हवा में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है और उस कारण से काफ़ी बारिश हम लोगों के इधर होती है। अब बारिश होती है तो हमारा जो किसान है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो
उनका जो फसल है वो अच्छी तरीके से उसमें हो सकता है। हालांकि हर बार मानसून अच्छा नहीं होता है, कभी कभी मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, इसलिए फ्लड्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। यहाँ पर ये देखो, ये हमारा समर सीजन का बताया जा रहा है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो एरिया है यानी कि हमारा जो लैंड एरिया है ये ज़्यादा हीट हो गया और ये कम हीट हुआ। ठीक है, ये कम हीट हुआ, तो अब क्या होगा, यहाँ का हवा ऊपर उठ गया और इस रीजन का हवा यानी कि ओशियन का हवा इसके जगह पे लेना स्टार्ट कर दिया। और ये देखो रेड रेड जो आपको लाइन दिख रहा है वो हवा को दर्शा रहा है कि वो कैसे विंड ब्लो कर रहा है। ठीक है, स्पीड भी दिया हुआ है 10 माइल्स पर आवर यानी कि कुछ 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो बढ़ रहा है। अब जब इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साउथ से आ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट ये जो ये वाला जो रीजन है ये साउथ से आ रहा है और वेस्ट की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये साउथ से आ रहा है, ये वेस्ट की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून। अब यही अगर विंटर का बात करें तो विंटर में जैसे मैंने बताया क्या हो गया कि ओशियन गर्म का गर्म ही रह गया, ये बहुत जल्दी ठंडा हो गया, इसलिए अब क्या होगा, ओशियन का वाटर ऊपर उठ जाएगा, हवा ऊपर उठ जाएगा और ये ठंडा वाला एयर जो था इसका जगह लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये इस प्रकार से अलग अलग हवा जो है वो बह रहा है लैंड से ओशियन की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका स्पीड भी दिया हुआ है 10 माइल्स पर आवर, 15 माइल्स पर आवर। ठीक है, यानी कि 20-25 किलोमीटर के स्पीड के हिसाब से वो आ रहा है। तो जैसे हम लोगों ने बताया कि बारिश का, इनफैक्ट मानसून का बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, तो ऐसा आपको कम से कम 4 प्रॉब्लम्स बताना है कमेंट सेक्शन में भी कौन सा प्रॉब्लम्स मानसून के कारण हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग 2 सिचुएशंस के बारे में पढ़ते हैं, पहला है थंडर स्टॉर्म और दूसरा है साइक्लोन्स। तो देखिए थंडर स्टॉर्म जो है वो भारत के जैसे जगहों पर जहाँ पर बहुत गर्मी होता है, बहुत नमी होता है, ह्यूमिड होता है क्लाइमेट, वहाँ पर बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि राइजिंग विंड्स जो हैं, जो इनफैक्ट राइजिंग जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, गर्मी बढ़े जा रहा है, उस कारण से विंड्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अब इन विंड्स के पास काफ़ी वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है, उसमें नमी रहता है। ठीक है, और जब उनमें नमी रहता है, उन पानी में वो ऊपर जाते हैं, हवा ऊपर जाता है तो वहाँ पर जाकर के फ्रीज़ हो जाता है और फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स है वो उनके साथ गर्म गर्म हवा भी ऊपर जा रहा था और इस कारण से लाइटनिंग हो जाता है, काफ़ी सारे साउंड निकलते हैं और इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। ठीक है, अब कभी भी अगर थंडर स्टॉर्म हो तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला बात, आपको कभी भी किसी पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर बात, आपको कभी भी ज़मीन पे ऐसे सो नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद किसी भी अम्ब्रेला जिसका मेटल रड हो, अगर लकड़ी वाला रड होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर मेटल रड होगा तो उसको आप प्लीज़ उसके साथ आप मत बैठो, उसके साथ आप मत शेल्टर लो, कभी भी विंडो के पास मत बैठना। ठीक है, उसके बाद अगर कार और बस के अंदर शेल्टर लिए हो तो बहुत अच्छा है, वो काफ़ी सेफ़ जगह होता है। अगर पानी में हो तो बाहर निकलो और बिल्डिंग के अंदर चले जाओ। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ प्रिकॉशंस है, जब थंडर स्टॉर्म आए तो ये सब आपको करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि थंडर स्टॉर्म कब साइक्लोन बन जाता है। देखो हम लोगों ने थंडर स्टॉर्म में ये जाना था कि वहाँ पर वाटर बन जाता है और गर्म हवा ऊपर उठ रहा है, इसलिए वहाँ पे लाइटनिंग होता है। ठीक है, अब जैसे ही वाटर के पास हीट आया, वो क्या किया, वो हीट को वो वाटर जो है वो वाटर वेपर बन गया। ठीक है, अब जब वाटर वेपर लिक्विड बनता है तो उसका हीट का क्या होगा, तो वो जो हीट था वाटर वेपर में, जैसे आपको पता ही होगा कि हीट होता है और जब वाटर वेपर फिर से वाटर बनता है तो वो हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में जो रिलीज़ किया गया हीट, तो उस एटमॉस्फेयर में जो एयर है, अगल बगल का एयर, उस हीट के कारण वो गर्म हो गया। अब जैसे ही वो हवा गर्म हुआ तो वो गर्म हवा क्या होगा, ऊपर उठेगा। अब जैसे गर्म हवा ऊपर उठेगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर गिर जाएगा। ठीक है, अब इस कारण से जो बहुत सारे हवा हैं वो स्टॉर्म के बीच में आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे जो हवा हैं वो स्टॉर्म के बीच में आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद और भी हवा जो गर्म हो गया है वो वहाँ पहुँचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से चेन चलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हम किए तुम किए, उसके बाद वो किया वो किया वो किया, और इस तरह से बहुत सारा हवा जो है वो सेंटर में आना स्टार्ट कर देगा। और इस कारण से सेंटर में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है और बहुत हाई स्पीड विंड्स वहाँ अगल बगल घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि गर्म हवा ऊपर उठ रहा था, राइजिंग एयर है ना, ये ऊपर उठ रहा है। अब इस एयर को पूरा करने के लिए नीचे से जो है वो हवा भरना शुरू हो गया, ठीक है। और हवा ऊपर उठ रहा है और हवा नीचे से भर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर बन गया और बहुत हाई हाई स्पीड विंड ये घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हवा, गर्म हवा ऊपर बढ़ रहा है इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हो, ये गर्म हवा ऊपर उठ रहा है, और जो नीचे और हवा जो है वो नीचे आ रहा है, ठंडी हवा, ठीक है। ठंडी हवा नीचे आ रही है और वो क्या कर रहा है, फिर गर्म होकर के फिर ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे न्यूक्लियर पावर में होता है ना कि एक से दूसरा दूसरा दूसरा, वैसे ही करते करते यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और ये जो हमारा साइक्लोन है ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से साइक्लोन देखने में दिखता है। अगर यहाँ पे आप देखो तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये आई है साइक्लोन का, और आपको समझ में आए कि ये साइक्लोन इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये साइक्लोन इस तरफ मूव कर रहा है, ये उड़ीसा वाला साइक्लोन था। अब जब साइक्लोन आता है तो क्या होता है, साइक्लोन जैसे ही हमारे लैंड में टच करता है, बहुत तेज़ हवा जैसे कि उसमें था, वो बहुत तेज़ हवा अंदर घुस जाती है, हम लोग के ज़मीन के अंदर आ जाता है ना, जैसे उड़ीसा में आ गया था, बहुत सारा हवा आ गया था। उसके बाद तो खैर सबसे पहला चीज़ ये होता है कि बहुत तेज़ हवा के कारण जो वाटर है वो शोर तक आ जाता है, और अगर स्टॉर्म बहुत दूर भी हो, मतलब कि 100-200 किलोमीटर दूर भी हो, तो भी जो पानी है वो शोर तक आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये पहला इंडिकेटर होता है कि साइक्लोन आ रहा है, ठीक है। अब जो आई यानी कि साइक्लोन का जो आई था उसमें जो लो प्रेशर बन गया था, लो प्रेशर बन गया था, वो क्या करता है, वाटर सरफेस को सेंटर से लिफ्ट करता है, ठीक है। वो सेंटर से लिफ्ट करता है और इस प्रकार से जो वाटर है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है और 3 से 12 मीटर ऊपर उठ जाता है। और ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई पानी का दीवार है जो कि शोर की तरफ, तट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे ही जो पानी है वो हमारा लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ में पहुंचता है, तो वहाँ पे जितने भी इंसान जानवर रहते हैं वो सारे उसके चपेट में आ जाते हैं। और जैसे ही चूँकि हमारा सी वाटर बहुत अच्छा पानी नहीं है, वो आने के कारण सॉइल का फर्टिलिटी भी ख़राब हो जाता है। अब अगर साइक्लोन आया तो यहाँ पर लगातार रेनफॉल होगा और इस सिचुएशन में फ्लड भी आ सकता है, ठीक है। बहुत तेज़ हवा आने के कारण जो कम्युनिकेशन लाइंस है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, अलग अलग घर हैं और अलग अलग चीज़ें जो बनाया हुआ है वो भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वैसे साइक्लोन जो है ना वो वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है, वो पूरा दुनिया भर में होता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता है। तीसरा हम लोग समझ लें टॉर्नेडोज़ के बारे में। हमारे देश में टॉर्नेडो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, बहुत कम होता है, और उतना ज़्यादा भी भयानक हमारे देश में नहीं होता, लेकिन अमेरिका साइड ये बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या है, जैसे हम लोग साइक्लोन पढ़े ना तो उसमें हवा था, पानी था, ठीक है, लेकिन टॉर्नेडो में क्या होता है, स्काई से लेकर के ज़मीन तक एक क्लाउड का लेयर बना रहता है, ठीक है। डार्क इस टाइप का फनल टाइप का बना रहता है और वो घूमते रहता है, जैसे हमारा साइक्लोन घूमता है ना, उसी प्रकार से। नॉर्मली जो टॉर्नेडो है वो बहुत हल्का होता है, लेकिन कभी कभी टॉर्नेडो बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है, ठीक है। अब ये टॉर्नेडो जब बनता है तो इसका स्पीड, जो विंड का स्पीड है, वो करीबन 300 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। कभी कभी तो साइक्लोन के अंदर भी टॉर्नेडोज़ बन जाता है। जब टॉर्नेडोज़ कोस्ट लाइन को हिट करता है तो पूरा एरिया को एक तरह से तबाही मचा देता है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, कार है ना, ट्रीज़, ये सब उखाड़ के फेंक देता है, ठीक है। इस प्रकार से टोर्नेडो और साइक्लोन और इनफैक्ट थंडर स्टॉर्म बहुत ज़्यादा भयानक हम लोगों के लिए प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इन
चीज़ों से बच सकें जो हमारे हाथ में नहीं है। सबसे पहला है कि हमारे हाथ में जो है वो करें, यानी कि साइक्लोन के बारे में पता कर लें कि कहाँ साइक्लोन आ रहा है, कब आ रहा है, ठीक है। फिर जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं उनको बता दें। इनफैक्ट गवर्नमेंट एजेंसीज़, पोर्ट्स, जनरल पब्लिक को बता दिया जाए कि कब जो है साइक्लोन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर गवर्नमेंट साइक्लोन शेल्टर बनाई है वहाँ पे लोगों को भेज देना चाहिए, ताकि साइक्लोन के कारण अगर उनका घर भी चला जाए तो उनका जान कम से कम ना जाए। अब पीपल को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले उन लोगों को टीवीज़, रेडियोज़, न्यूज़पेपर से अगर पता चले कि साइक्लोन आने वाला है या कुछ और चीज़ आने वाला है तो उनको सचेत हो जाना चाहिए, उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए। उसके बाद उनको अपना जितना भी घर का चीज़ें हैं, खाने का चीज़, डोमेस्टिक एनिमल्स, जो भी व्हीकल्स है वो सब ले करके एक सेफ़ जगह पे पहुंच जाना चाहिए जहां पर साइक्लोन का इफ़ेक्ट बहुत कम होगा या फिर ना के बराबर हो, ठीक है। उसके बाद उन लोगों को रोड में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, अकेला नहीं चलना चाहिए फ्लड्स में, क्योंकि फ्लड के कारण जो रोड ख़राब हो गए हैं इसलिए वो फंस सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि आप साइक्लोन हीट एरिया में रह गए, ठीक है, गलती से, तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे पानी नहीं पीना है जो कि कॉन्टामिनेटेड है, जो कि गंदा है। हमेशा सही साफ़ पानी पीना है। कोई भी भीगा हुआ स्विच टच नहीं करना है, पावर लाइन को टच नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और हमेशा फ्रेंड्स, नेबर्स और बड़े लोगों के साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इतने दिनों के बाद, चूँकि अगर 20 साल पहले होता ना तो 20 साल में इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुआ था जितना आज के डेट में एडवांस हो गया है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण कैसे हम लोग अपने आप को बेहतर कर सके। तो पहला बात ये है कि हम लोगों के पास अब सैटेलाइट्स है, रडार्स है, जिसके कारण से कि साइक्लोन आने के 2 दिन पहले यानी कि 48 आवर्स पहले हम लोगों के पास साइक्लोन अलर्ट हो जाता है और साइक्लोन वॉच आ जाता है। 2 दिन पहले हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ, साइक्लोन आ सकता है, इसलिए हम लोग पहले ही अच्छी तरीके से प्रिकॉशंस ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग जितने भी मैसेज, जो भी मैसेज आता है कि साइक्लोन आने वाला है, हम लोग ब्रॉडकास्ट कर दें एवरी हाफ आवर और आवर। और जब कोस्ट के अगल बगल में लोग रहते हैं तो उनको हर आधे घंटे में, 1 घंटे में ये बताना चाहिए कि साइक्लोन आ रहा है, आप लोग सही से एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दो और अच्छी तरीके से अपना जान माल का सुरक्षा करो। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो रहे हैं साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर से बचने के लिए, ठीक है। अब आप अपना कॉपी निकालो और उसमें डिस्क्राइब करो एनीमोमीटर, साइक्लोन, हरिकेन, लाइटनिंग, लो प्रेशर, मॉनसून विंड्स, प्रेशर, थंडरस्टॉर्म्स, टोर्नेडो, टाइफून और विंड फ्लो पैटर्न के बारे में उसको लिखो, उसका फ़ोटो खींचो एंड कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर दो। उसके बाद फिर डिस्कस किया जाएगा उसके बारे में। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है, बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू।